students, good morning. Now the last video of this lesson, we are going to complete वर्नियर, फ्रांकोस वर्नियर को कंप्लीट कर रहे हैं हम। आधी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अब इसमें मैंने असाइनमेंट भी साथ दिए, जो इसको देख के आप इसमें से असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। और सेम क्वेश्चन लिखने जो मैंने आपको दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना प्लीज़। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाउ डिड वर्नियर्स अकाउंट इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर ने जो विवरण जहाँ से लिखे, भारत के बारे में लिखे, उसको पश्चिमी विचारकों को कैसे प्रभावित किया। पश्चिम के विचारकों ने जब उनको पढ़ा तो वो कैसे प्रभावित हुए, उन्हें अपने कौन से आइडियाज दिए। उदाहरण के लिए द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, प्राच्य निरकुंशवाद का सिद्धांत। फ्रांसीसी दार्शनिक अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट। उन्होंने क्या लिखा, इसके बीच में क्या लिखा, प्राचीन निरकुंशवाद का मतलब क्या है। ये पहले आइडिया दिया किसने, ये फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ये भी फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने ये आइडिया दिया ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का। डिस्पोटिज्म निरकुंशवाद। निरकुंशवाद क्या होता है, जब कोई राजा अपने लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, पूरी अथॉरिटी करता है, पूरी अपनी प्रजा के ऊपर निर्विवाद प्रभुत्व का प्रयोग करता है, पूरा प्रभुत्व का प्रयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं, निरकुंशवाद। कि उसके राज्य में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, निरकुंशवाद। अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया इंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि एशिया में जो राजा थे वो अपने शासक, अपनी प्रजा के ऊपर निर्वाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे। हु वर केप्ट इन द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, वो अपने लोगों को गरीबी की हालत में रखते थे। बिकॉज ऑल लैंड बिलोंग्स टू द किंग एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंस। क्यों राजा उसके कंट्रोल होते थे, कि लोगों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी और किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और सारी भूमि थी वो राजा की होती थी। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, एवरीबॉडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल्स barely managed to survive। राजा के बिना और उसके अमीरों के बिना बाकी लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि निजी समझी नहीं थी, बड़ा मुश्किल से अपना जीवन का गुजर बसर करते थे। तो ये फिलोसफर हैं मॉन्टेस्क्यू फिलोसफर, जिन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, प्राच्य निरकुंशवाद का सिद्धांत दिया। सिद्धांत किसने दिया, प्राच्य निरकुंशवाद। किसके बारे में, कि एशिया के जो राजा है वो अपनी जनता को बहुत तंग करते हैं, उनके ऊपर अपना निर्वाध प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आइडिया थे। और दूसरे थे कार्ल मार्क्स, एक और पश्चिमी विचारक थे कार्ल मार्क्स। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने भी ही डेवलप्ड एज कंसेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड प्रोडक्शन। क्या था उनका आइडिया उनका विचार क्या था, द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने ये आइडिया दिया कि एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। इन द 19th सेंचुरी ही आर्ग्यूड दैट बिफोर कॉलोनिज्म, के उपनिवेशवाद से पहले अधिकांश सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। जो भी अधिकांश होता था, अधिशेष होता था, वो अधिग्रहण राज्य द्वारा होता, मतलब कि जो लोगों के खाने के लिए चाहिए वो दे दिया, बाकी सारा किसका होगा, स्टेट का होगा। सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, जो अधिकांश बच गया, जो जैसे हुई है उत्पादन हुआ, जो बच गया वो किसका होगा, स्टेट का होगा। दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज बन गया दैट वाज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेज कम्युनिटी। एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। कि लोग क्या थे, जिनके अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी, राज्य के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया जो भूमि का, जो चीजें लेनी थी, जो उपज होती थी, और बाकी क्या थे, समाज में कम्युनिटी ऐसी बन गई जिन्होंने ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का। अच्छा, इन समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था, ऑटोनोमस विलेज कम्युनिटीज। द इंपीरियल कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटी। परंतु होता क्या था, इनके ऊपर भी किसका अधिकार होता था, राजकीय दरबार का नियंत्रण, मतलब कि जो राजा के अमीर होते थे उनका इनके ऊपर अधिकार था। बात वही आ गई जहाँ पे भी ऐसे जैसे ऊपर कहा गया था, लैंड ओनरशिप नहीं थी, सिर्फ प्रॉपर्टी थी उनके पास। इसमें भी कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि प्रोडक्शन का क्या तरीका था, जो सरप्लस बच गया, मान लो किसान ने अपने
अपने घर के लिए रख लिया, जो सरप्लस बच गया वो सारा किसका होता था, स्टेट का होता था। और जो सोसाइटी इमरजेंस हुई वो ऐसे ऑटोनोमस विलेज कम्युनिटीज बन गई जिनके ऊपर कंट्रोल किसका होता था, राजा का ही होता था, शासक का कंट्रोल उनके ऊपर होता था। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनोमी एज लॉन्ग फ्लो ऑफ सरप्लस वाज अनइम्पेंडेड। तब तक की उनकी रिस्पेक्ट होती थी, जो विलेज कम्युनिटी थी तब तक उनकी रिस्पेक्ट होती थी जब तक उनको सरप्लस वापस दिया नहीं जाता। जब तक उनको जो है अधिकांश है पूर्ति निर्विघ्न रूप से होती है, बल्कि जो बचा हुआ सारी प्रोडक्शन है उत्पादन है, जब तक उनको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, शासक को दे रहे हैं, तब तक ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या है, उनके ऊपर उनकी कोई रिस्पेक्ट, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। तो दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रणाली। जब तक तुम दे रहे हो, बात तो वही है कि जब तक तुम अपना कमाया हुआ उनको दे रहे हो तब तक ठीक है, जब तक नहीं दे रहे तब क्या है, उसके बाद वो क्या करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको मानना बंद कर देंगे। तो दोनों जो विचार है वो दोनों सेम ऐसी है। पहला ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बताया था मैंने आपको, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया विचार, और दूसरा दिया एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन तो जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्नियर टॉक्ड अबाउट 4 पॉइंट्स इन ऑफ दैन सोसाइटी। उस समाज के बारे में 4 पॉइंट्स की बात की, जिसमें पहले आपको बताया था। पहला लैंड ओनरशिप की बात की, ये क्वेश्चन पे आता है, लैंड ओनरशिप क्या सकता है। दूसरा सोसाइटी के बारे में क्या कहता है, वर्नियर ने उस समय की सोसाइटी के बारे में क्या कहा, इंडियन सिटीज के बारे में क्या कहा, एंड फोर्थ है कंडीशन ऑफ वुमेन। इन 4 पॉइंट्स के अंदर हमने वर्नियर को डिस्कस करना है। और अब दूसरा पॉइंट पहला हम कर चुके थे, लैंड ओनरशिप ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू वर्नियर मुगल स्टेट एज टायरनिकल इज ऑब्वियस। इससे पहले जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही निरंकुश था, ये तो क्लियर ही है कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता था। ही हिंट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन रियलिटी। उसने एक और भी अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। जो वर्नियर है उसने एक और सामाजिक सच्चाई के बारे में इशारा किया। फॉर इंस्टेंस दैट आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर की तो थी जो दुर्दशा थी। उसने ये बताया कि जो आर्टिसन थे, आर्टिसन कौन होते हैं, जिसे हम कहते हैं शिल्पकार थे, उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स। जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उनको बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था उनको। सिंस प्रॉफिट वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और ये तो था कि जो भी उनका उत्पादन होता था उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता था, मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया कर लिया जाता था। एप्रोप्रिएटेड मीन्स अधिग्रहण करना। राज्य के द्वारा जो उसको लाभ मिलता था मैन्युफैक्चर्स के ऊपर, चीजें बनी के ऊपर, वो कौन ले लेता था, राजा ले लेता था। मैन्युफैक्चर्स वर एवरीवेयर इन डिक्लाइन। और इस तरह जो उत्पादन था उसका क्या पतन हो रहा था, पतनोन्मुख था जो उत्पादन, क्योंकि कोई प्रोत्साहन तो दिया नहीं जाता था, बल्कि जो उनका फायदा होता था उसमें से भी ले लिया जाता था प्रॉफिट। ऑल द सेम टाइम ही कंसीडर्ड, आगे वो ये भी कहता है, साथ ही में ये भी मानता है दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस मेटल्स फ्लो टू इंडिया। साथ साथ ये भी कहता है, दोनों चीज़ों में वो है विरोधाभास है। एक तरफ तो कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं थे, दूसरा ये भी कहता है कि ये मानता है कि बहुत सारे कीमती मेटल्स, सोना चांदी भारत में धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों को एज मैन्युफैक्चर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो मैन्युफैक्चर, जो शिल्पकार चीजें बनाते थे उनको सोने और चांदी में बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये दोनों चीजें विरोधाभास सी लगती हैं। ही सेड दैट इंडियन टाउन्स वर ओवर पॉपुलेटेड देन द proportions of the urban population in the western Europe in same time। वो फिर वो यूरोप के साथ कंपैरिजन करता है, कहता है यूरोप में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, और जो भारत में जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था, और परंतु यूरोपीय नगरों में क्या है, जनसंख्या का प्रोपोर्शन भारत के मुकाबले कम था। तो यहाँ पे भी उसने ये क्या किया, यूरोप का ही वो तारीफ कर रहे हैं कि यूरोप में जनसंख्या भी कम थी। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हमारे सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में बताया ने, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जिसमें आर्टिसंस को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था, परंतु मैन्युफैक्चर्स थे वो एक्सपोर्ट करते थे एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड, चांदी और सोना भारत में आ रहा था, पर जो मैन्युफैक्चर्स थे उनकी जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी।
इंडियन सिटीज, अब थर्ड पॉइंट उसका आता है इंडियन सिटीज के बारे में। वर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स। कैंप टाउन्स वो कहता है कि जो भारत के शहर थे, मुगल कालीन शहरों को शिवर टाउन कहता है। शिवर में जो टेंट लगा के जो बैठते हैं, जो लोग रहते थे, उनको बोलता है। बाय विच ही मेंट टाउन्स दैट ओड देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेड फॉर द सर्वाइवल ऑन द इंपीरियल कैंप। उनको कहता है कि वो जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ ही अस्तित्व में आते थे। कैंप टाउन्स राजकीय दरबार जब जहाँ कहीं जाते थे राजा, तो उसके साथ ही ये टाउन उसमें आते थे। जब जैसे ही राजा चले गए वहां से, इंपीरियल कैंप चला गया, तो ये सारे क्या है टाउन है खत्म हो जाते थे। राजकीय पर्शिया पर ही आश्रित रहते थे। He suggested that they did not have viable social and economic foundations. वो कहता है कि इन नगरों का, वर्नियर कहता है कि इन नगर अस्तित्व में सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी। व्यवहार्य मीन्स जो ये कैंप टाउन थे उनकी कोई आर्थिक या सामाजिक नींव नहीं होती थी, बस ये तो एम्पीरियल पैट्रोनेज के लिए होते थे। इट सीम्स वर्नियर वॉज ड्राइंग ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। ऐसा लगता है, ऐसा देख के, कि वो जो वर्नियर है सिर्फ सेना के साथ ही कहीं गया हुआ, शासकों की सिर्फ सेना जाती उसके साथ गया हुआ, तो वहीं पे कैंप टाउन लगते थे, और जैसे ही शासक आगे जाता था तो कैंप टाउन को उठा लिया जाता था। लगता है कि वर्नियर ने वही देखा, पर असल में क्या था, देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन्स। एक्चुअली उस समय भारत में हर तरह के शहर थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, सैक्रेड सेंटर्स एंड पिलग्रिमेज टाउन्स। बल्कि हर तरह के कस्बे थे, धार्मिक थे, वहाँ पे उत्पादन केंद्र थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, तीर्थ स्थान थे, व्यापारिक थे, बंदरगाह वाले शहर थे, पवित्र स्थान थे, तीर्थ स्थान जिसके बोलते हैं, और पिलग्रिमेज धार्मिक स्थान, सैक्रेड मीन्स धार्मिक केंद्र, ऐसे स्थान भी थे जो कि वर्नियर ने वहां पे विजिट नहीं किया। ऐसा लगता है उसने सिर्फ कैंप टाउन्स को ही देखा। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, और जो वहां पे मर्चेंट होते थे, जो व्यवसायिक वर्ग होते थे, उनकी क्या थी, उनकी भी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज होती थी, उनके भी बड़ी संस्थाएं होती थी। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर नोन एज कॉल्ड महाजन्स। वेस्टर्न इंडिया में इनको क्या बोलते थे, जैसे हम कहते हैं आज हम कह सकते हैं गुजरात और राजस्थान में इनको क्या बोलते थे, महाजन्स बोलते थे। तो जो वर्नियर ने देखा वो सारा कंप्लीट नहीं देखा, उसने जो पार्ट देखा उसी को एक्सप्लेन किया, और वो भी उसकी कंपैरिजन किससे के साथ किया, वेस्ट के साथ किया। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियंस एंड हकीम्स, टीचर्स, लॉयर्स। बल्कि और भी कई तरह के प्रोफेशनल लोग रहते थे। जैसे उनमें कौन थे, टीचर्स, उनमें थे चिकित्सक, अध्यापक, वकील और पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सारे वास्तुविद और संगीतकार और सुलेखक आदि सम्मिलित होते थे। ये सुलेखक में सुंदर राइटिंग होते थे, वो भी इसमें होते थे। वाइल सम डिपेंडेड ऑन द इंपीरियल पैट्रोनेज, कुछ लोगों का जो संरक्षक है वो राजकीय होता था, राज्य के द्वारा किया था पैट्रोनेज। मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पैट्रन्स, और कई अन्य संरक्षकों को काम करते थे, उससे अपनी लिविंग कमाते थे, अपनी जीविका कमाते थे। वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन द क्राउडेड मार्केट्स और बाजार। और लोग थे जो बाजारों में लोगों को आम जीवन में जीवन यापन करते थे, लोगों की सेवा करके, जैसे डॉक्टर है जहाँ और चित्रकार है, वो लोगों का काम करके भी अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा। हमने क्या किया अभी, इंडियन सिटीज हो गया। इंडियन सिटीज के साथ इंडियन सिटीज वाला हमारा कंप्लीट हो गया कि इंडियन सिटीज में कैसे कैसे शहर थे, ये हमने अभी किया। सेवंथ आ गया, सेवंथ लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। औरतों की दशा कैसी थी। वर्नियर उसके बारे में क्या लिखता है कि औरतों की दशा कैसी थी उस समय में, भारत में महिलाएं कैसी थी। वर्नियर ऑफन हाईलाइटेड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटी। जहां पर भी वो यही कह रहा है कि जो औरतों की दशा थी, महिलाओं की स्थिति का विषयकर, रुचिकर, कभी कभी जिज्ञासा बुलाता था, और सामान्य वो क्या करता था, इसकी जो उसने
हाईलाइट किया इस ट्रीटमेंट को, इस दशा को हाईलाइट किया है। उसका कंपैरिजन भी उसने किसके साथ किया, वेस्टर्न वुमेन्स के साथ और ईस्टर्न वुमेन्स के साथ। उसको लगता था कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे जो औरतों का बहुत अधिकार है और औरतें वहाँ पे स्वतंत्र हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब इस बात को बताने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न वुमेन में दोनों में डिफरेंस बताने के लिए उसने किस घटना को चुना, वर्नर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। उसने इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी कि भारत में एक प्रथा है, सती की प्रथा। ही नोटेड दैट वाइल सम वुमेन सीम्ड टू इम्प्रेस डेथ चेयरफुली। सती प्रथा में कुछ औरतें ऐसी होती थी जो अपनी मर्जी से अपने पति के साथ सती हो जाती थी। अदर्स वर फोर्स टू डाई, और कई दूसरियों को उसने कई ऐसी औरतें भी थी, छोटी बच्चियां थी जिनको के जबरदस्ती पति के साथ जलाया जाता था। वर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड सती, ये आप सोर्स नंबर 60 में पढ़ोगे कि कैसे एक चाइल्ड सती को, एक छोटी सी बालिका को करने के लिए, सती करने के लिए वो लेके जाते हैं और उसको एक औरत ने पकड़ रखा होता है और वो जो लड़की है वो डरते हुए जा रही होती है और वो कांपते हुए बुरी तरह से रो रही होती है और तीन चार ब्राह्मण उसके साथ होते हैं, एक औरत उसके साथ होती है जो उसको पकड़ के जबरदस्ती उसको अपने पति की चिता के ऊपर बैठा दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो वहां से भाग ना सके। तो ये डिस्क्रिप्शन आप सोर्स नंबर 16 में पढ़ सकते हो, पर हमने इसमें यही लिखना है कि उसने औरतों का कंडीशन के बारे में क्या लिखा। वो कंपैरिजन कर रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटी की। वुमेन वॉज यूज एज लेबर इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वर्नियर ये भी लिखता है कि औरतों को एज ए लेबर के तौर पर, मजदूर के तौर पे श्रम, घरेलू श्रम के लिए और कृषि के लिए दोनों तरफ से यूज किया जाता था। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट्स फैमिली, पर जो व्यवसायिक फैमिली से संबंध रखती थी औरतें, वो कमर्शियल एक्टिविटी में भी भाग लेती थी, वो कमर्शियल एक्टिविटी में व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी। सम टाइम इवन टेकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स, कई बार ऐसा होता था कि वाणिज्य विवादों को, धन के संबंधी विवाद को, झगड़े को वो कोर्ट में भी ले जाती थी, कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाती थी। इट देयरफॉर सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स। मोस्टली यही लगता है, ऐसा लगता है कि औरतों को सिर्फ घर के अंदर के खास स्थानों पर ही परिसीमित किया, मतलब कि घर के बहुत अंदर तक उनको रखा जाता था, उनको घर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। जबकि वेस्टर्न में क्या है, ना तो वहाँ पे सती प्रथा है, ना भी औरतों को ऐसे घर के सिर्फ अंदर रहते, वहाँ पे औरत भी आजाद है। तो इस बात को उसने कंपैरिजन किया हुआ वर्नियर ने। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वो बनाई है, असाइनमेंट है जो आपने क्वेश्चन करने हैं। नेम द यूरोपियन ट्रेवलर्स दैट रोट अबाउट इंडियन सोसाइटी बिफोर वर्नियर। उनके नाम लिखने हैं आपने जिन्होंने भारत में आए और उन्होंने भारत के समाज के बारे में वर्नियर से पहले लिखा। यूरोपीय यात्रियों के नाम लिखे जो हमने स्टार्ट में किए थे, बारबोसा एंड 2-3 के और के नाम किए थे, वो सबके आपने नाम इनमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच इब्न बतूता एंड वर्नियर रोट देयर अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रेवल्स इन इंडिया। इब्न बतूता ने और वर्नियर ने जिस दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। उन दोनों की, जैसे मैंने साथ साथ आपको पॉइंट बताती जा रही हूँ कि ये पॉइंट में वर्नियर ने ये कहा और उसमें इब्न बतूता ने, जैसे शहरों के बारे में इब्न बतूता बहुत इम्प्रेस था, उसे बहुत अच्छा था, और व्यापार के बारे में बहुत इम्प्रेस था, वो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत इम्प्रेस था, उसने बड़ा अच्छा लिखा, एक्साइटिंग लिखा। पर उसका दृष्टिकोण क्या था, उसको लगता था कि जैसे अफ्रीका में जो है डेवलपमेंट नहीं थी, तो उसका दृष्टिकोण ये था कि भारत ज़्यादा डेवलप है। जबकि जो वर्नियर था ये यूरोप से आया था जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो इसलिए उसको लगता था कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो अपने सारे इसमें पॉइंट्स देखने हैं, शहरों के बारे में, औरतों के बारे में इब्न बतूता ने क्या कहा, इसने क्या कहा, और भूमि के बारे में इब्न बतूता ने क्या कहा, एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा, तो सबके पॉइंट्स आपने साथ लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंटली अपने आप करना है। डिस्कस द पिक्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम द वर्नियर्स अकाउंट। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों का वर्णन किया। अभी ये पूरा क्वेश्चन हमने किया था पीछे कि शहरी केंद्र कैसे थे वर्नियर के अकाउंट से। डिस्कस अबाउट वर्नियर्स व्यूज ऑन लैंड ओनरशिप एंड स्टेट ओनरशिप। ये भी क्वेश्चन हमने बड़ी अच्छी तरह किया है। भूमि के निजी स्वामित्व और राज्य के स्वामित्व पर वर्नियर के विचारों का उल्लेख कीजिए। हाउ डिड वर्नियर्स अकाउंट इन्फ्लुएंस द यूरोपियन थ्योरिस्ट्स। ये भी मैंने स्टार्ट में किया था। वर्नियर के विवरणों से ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित
किया, किस प्रकार किया, इस कथन का समर्थन में तर्क लिखिए। हाँ, किया किसको, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा। इसमें दो आपकी एग्जांपल्स है, मॉन्टेस्क्यू एंड कार्ल मार्क्स, दोनों के बारे में आपने इसमें लिखना है। 7th क्वेश्चन है, इन विच रूलर्स पीरियड वर्नियर केम टू इंडिया। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था। वर्नियर कौन से शासक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रूलर्स पीरियड इब्न बतूता केम टू इंडिया। और इब्न बतूता किस शासक के राज्यकाल में भारत में आया था, ये भी अपने लिखना है। हमने किया था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये शाहजहां के टाइम में आया था। ठीक है। नेम द थ्योरिस्ट हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ द ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इन द 18th सेंचुरी। उस विचारक का नाम लिखें जिसने प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत 18वीं शताब्दी में दिया था। विच कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया। नेम द पोर्टुगीज राइटर हु रोट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया इन द 16th सेंचुरी। पोर्टुगीज राइटर का नाम लिखें जिसने 16वीं शताब्दी में समाज और व्यापार के बारे में लिखा साउथ इंडिया की। उस पुर्तगाली लेखक का नाम लिखें जिसने 16वीं सदी में दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा। 30 क्वेश्चन, नेम द ट्रेवलर्स हु नेवर रिटर्न टू यूरोप। कौन सा यात्री है जो वापस भारत ने यूरोप नहीं गया। आपने पहले किया था, इसको मैंने करवाया आपको। नेम द ट्रेवलर हु ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इन द यूरोपियन लैंग्वेजेस। उस यूरोपीय यात्री का नाम लिखें जिसने भारतीय किताबों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। तो ये आपका सारा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको बड़ी अच्छी तरह करना है। मैंने इसको थोड़ी सी देर हुई करवाने में मुझे, तो अब आप इसको बड़ी अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको इसमें दिए हैं, वीडियो में दिए हैं, असाइनमेंट में दिए हैं, आप वही क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करोगे। जब गाइडों से आप देखते हो, गाइडों में बहुत ही अननेसेसरी क्वेश्चन होते हैं। जो मैंने आपको दिए हैं, अपने वो क्वेश्चन करने हैं। आई विल चेक दीज क्वेश्चन। ओके, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्किंग। थैंक यू।